प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, वही पानी आज बोतलों में क्यों बिक रहा है? क्यों गर्मियों में नल सूख जाते हैं और हमारे घर में आने वाला पानी ठप हो जाता? हम एक-एक बूंद को तरस जाते हैं और बरसात के समय में हमारे शहर के शहर डूब जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कभी सोचा है कि लेखक ने धरती को एक बड़ी सी गुल्लक क्यों माना है? तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम पुस्तक मल्हार का 5वां पाठ, जिसका नाम है पानी रे पानी, उसका प्रश्न अभ्यास यहाँ पर आपके सामने उसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अपनी कमर की पेटी बांधकर बैठ जाइए, अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पेंसिल भी साथ में लेकर के बैठिए। इस कड़ी में सबसे पहला बिंदु है पाठ से, यानी कि मेरी समझ से। तो आइए अब हम इस पाठ को मोटा मोटी समझ लेते हैं। तो इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आगे दी गई जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो इस काम में आपकी बहुत ही भरपूर सहायता करने वाली हैं। तो इसमें पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। यानी कि आपको एक प्रश्न दे रखा है एमसीक्यू फॉर्म में, 3 या 4 प्रश्न यहां पर आएंगे और उनमें कुछ विकल्प हैं। जो भी विकल्प आपको उचित नजर आता है कि हाँ इसका यही उत्तर सही है, तो उसके सामने आप स्टार बना देंगे पेंसिल से। ठीक है जी। हो सकता है एक से ज्यादा विकल्प भी ठीक हो, तो एक से ज्यादा विकल्पों के सामने भी आप स्टार बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला प्रश्न है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किस से समृद्ध होता है? तो यहां पर 4 विकल्प हैं। नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से या बाढ़ आने से। तो इसका मुझे तीसरा विकल्प सही नजर आ रहा है, तालाब और झीलों से। तो इसी के सामने आप पेंसिल से स्टार बना देंगे, तारा बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? तो यहां पर भी 4 विकल्प हमारे सामने हैं। वर्षा जल का संग्रह करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर के बरसना, नदियों का चक्र में नदियों का समुद्र में जाकर के मिल जाना, या बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। तो प्यारे बच्चों, मुझे तो यहां पर वैसे जो है पहले वाले जो 3 हैं, ओ सॉरी, नहीं नहीं, दूसरा और तीसरा 2 विकल्प मुझे यहाँ ठीक नजर आ रहे हैं। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, ये भी जो है जल चक्र से संबंधित है। और तीसरा विकल्प है यहाँ पर नदियों का समुद्र में जाकर के मिलना, यह भी जल चक्र से संबंधित है, मुझे मतलब यहाँ पर महसूस हो रहा है। बाकी आप जो है एक को या 2 विकल्पों को चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, समुद्र इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। तो यहां पर किस गलती की तरफ लेखक ने संकेत किया है, इशारा किया है? तो यहां पर 4 विकल्प हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जल चक्र की अवधारणा को न समझना, क्या ये हमारी गलती रही? नहीं, बिल्कुल नहीं रही, हमने तो इसको समझा है। आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, हाँ ये तो हम करते हैं, लेकिन पाठ में इस प्रकार की चर्चा है नहीं। तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना, हाँ ये जो है इस पर जोर दिया है लेखक ने। भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना, बिल्कुल। यहाँ पर तीसरा और चौथा 2 विकल्प मुझे सही नजर आ रहे हैं। आप कौन सा चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप दोनों को चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक को चुना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें ख जो इसकी गतिविधि है वो क्या है। तो अगली जो एक्टिविटी है वो क्या कहती है, लेखक हमारे लिए क्या निर्देश देते हैं? तो लेखक कहते हैं, अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अब जो आपने विकल्प चुना है, तो वो विकल्प आपने क्यों चुना है, इसके ऊपर आपको एक तर्क पेश करना है। तो पहला जो प्रश्न है उसका जो तर्क है वो क्या है कि उसका विकल्प आपने ये क्यों चुना। तो देखिए, पाठ में बताया गया है कि बारिश होती है तो तालाब और झीलों में पानी जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे जमीन से रिसकर छनकर पृथ्वी के अंदर यानी कि भूजल भंडार को समृद्ध करता है। इसलिए तालाब और झीलें इसका मुख्य स्रोत हैं, न कि नल सूखना या बाढ़ आना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न का क्या लॉजिक देंगे हम? तो देखिए, जल चक्र की प्रक्रिया में समुद्र से भाप उठती है,
वह बादलों में बदलती है, फिर बारिश बनकर धरती पर बरसती है, और यही बात मुझे ठीक नजर आ रही है। तो यही बात पाठ में जल चक्र के चित्र के साथ समझाई गई है। यह प्रक्रिया जल चक्र का मूल हिस्सा है। तो ये हम इसमें तर्क दे सकते हैं। तीसरे प्रश्न के पीछे हमारा क्या तर्क है भाई? क्योंकि पाठ में साफ तौर पर बताया गया है कि हमने लालच में आकर तालाबों को मिटा दिया और उन पर मकान बना दिए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना दी, बाजार बना दिए, और इसी वजह से आज न गर्मी में पानी मिलता है और न ही बरसात में हमको राहत मिलती है। इसलिए यह गलती ही असली कारण है, और इसकी सजा आज हम सब मिलकर के, पूरी मानव जाति जो है, इसकी सजा भुगत रही है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें दूसरी कड़ी है मिलकर करें मिलान। तो इसमें पेंसिल से आपको मिलान करना है। इसमें दो कॉलम दे रखे हैं, स्तंभ 1 के नाम से और स्तंभ 2 के नाम से। तो स्तंभ 1 में कुछ शब्द हैं और स्तंभ 2 में जो है उनके संदर्भ से जुड़ी हुई व्याख्या है। तो किस प्रकार से आप इसको मैच करेंगे देख लीजिए। पहला है वर्षा जल संग्रह। तो इसको नंबर 2 से मिला दीजिए। इसका मतलब क्या है कि वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से, कृत्रिम कहते हैं मानवीय प्रयासों से, यानी मनुष्य के जो प्रयास है उनसे धरती में संग्रह करना। ठीक है जी। तो 1 को 2 से मिला देंगे, 2 को 3 से मिला देंगे। दूसरा क्या है? जल संकट, और 3 में क्या दिया गया है? जल की अत्यधिक कमी का होना। ठीक है जी। तो 2 को 3 से मिला देंगे, 3 को 4 से मिला देंगे। तीसरा क्या है? जल चक्र, और इसकी व्याख्या क्या गई है? चौथे पॉइंट में क्या की गई है कि समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा समुद्र में फिर से जाकर के मिल जाना। ठीक है जी। और चौथे बिंदु को नंबर 1 से मिला देंगे। तो चौथा बिंदु है भूजल, और नंबर 1 पर इसकी क्या व्याख्या की गई है कि जमीन के नीचे छिपा हुआ जल का विशाल भंडार। ठीक है जी। तो 4 को 1 से मिला देंगे, आपकी समस्या हल हो गई। आगे चलते हैं जी, पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं भाई इस कड़ी में भी। तो इस पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, और इनको आपको अपनी आंसर जो नोटबुक है उसमें लिखना भी है और अपने टीचर से चेक भी करवाना है। ठीक है। तो पहली पंक्ति इसमें दी गई है, पानी आता भी है तो बेवक्त। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, जब हमने उसमें इस पाठ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, तो हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाया था, और फिर से समझा रहे हैं। इन बिंदुओं को समझ लीजिए। इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि पानी आता भी है तो बेवक्त। देखिए, अब नलों में नियमित रूप से पानी नहीं आता, अकॉर्डिंग टू जो सर्टेन शेड्यूल है उसके अनुसार पानी नहीं आता। कभी देर रात को पानी आता है, कभी कभी सुबह सुबह आ जाता है, कभी कभी दोपहर को आ जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। तो इस प्रकार से आप जो है इसकी चर्चा अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं कि आपके घरों में जो है क्या स्थिति है। कई बार लोग जो है नींद छोड़ करके मजबूरी में पानी भरते हैं। तो ये स्थितियां जो है हमारे संसाधनों की अव्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाती हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अनसिस्टमेटिक हैं, हो गए हैं हमारी गलतियों की वजह से। तो उस पर आप इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। इसमें दूसरी पंक्ति क्या पाठ से ली गई है? देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। देश के कई हिस्सों में, क्षेत्रों में, राजस्थान में चले जाइए, और मैंने तो पहाड़ों में भी देखा है कि पहाड़ों में भी ऐसे गांव हैं, वो गांव के गांव उजड़ गए हैं क्योंकि वहां पानी ही नहीं है। पहले पानी था, पानी के स्रोत थे, वहां पर झरने बहते थे, और पता नहीं कितने हजारों सालों से वो झरने बह रहे थे। उसकी वजह से वहां गांव थे, बस्ती थे, खेती होती थी, खेती किसानी होती थी, लोग आराम से रह रहे थे। अब उस गांव में पानी ही नहीं है। ऐसे मैंने उत्तराखंड में और हिमाचल में कई सारे गांव देखे हैं, तो वो पूरा गांव का गांव ही उजड़ गया है। उनको अपना गांव, घर, जमीन सब छोड़ करके पता नहीं कहां कहां बेचारों को जाकर के बसना पड़ा। तो देश के कई हिस्सों में पानी की बड़ी भारी किल्लत है। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी के लिए संघर्ष करने लगे हैं। तो इस पर आप बहुत बड़ी जो है आपस में अपने ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अगली इसमें पंक्ति है, कई दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। बिल्कुल थम जाता है। कब? जब बाढ़ आ जाती है। ठीक है। बाढ़ के समय जो मनुष्य का जीवन चक्र है वो बिल्कुल ही रुक जाता है। सड़कें जो है टूट जाती हैं, बड़े बड़े राजमार्ग तक टूट जाते हैं। पहाड़ों में तो आपने देखा ही होगा, वर्षा के समय में जो है लोगों के घर भी तहस नहस हो जाते हैं। बाढ़ आती है बिहार में, पंजाब में पिछले साल बाढ़ आई थी, मैंने जिक्र किया था कि कितने जान माल की हानि हुई।
कितने सारे पालतू पशु उसमें मर गए, लोगों की खेती खत्म हो गई, समाप्त हो गई। वो लोग पता नहीं कितना उनको 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे उस ट्रॉमा से उभरने में। तो हमारे रेल मार्ग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, स्कूल में हम नहीं जा पाते हैं और संचार सुविधाएं जो है ठप हो जाती हैं, बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक को उठा करके। अगली इसमें पंक्ति दी गई है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो ये कथन हमें क्या बताता है? ये कथन हमें बताता है कि पानी की अत्यधिक कमी जब हो जाती है तो अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, और अत्यधिक पानी जब बढ़ जाता है तो उसकी जो अत्यधिक बढ़ी हुई मात्रा है वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। और दोनों ही समस्याएं का मूल कारण में यदि आप जाओगे तो वो एक ही मूल कारण है, जल प्रबंधन की विफलता। यानी कि जो वाटर सिस्टम है उसकी हमारी जो विफलता है वो उससे जुड़ी हुई ये जो है भारी समस्या है। हम उसको जो है ढंग से संभाल नहीं पाते हैं, ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं पानी की। अगला बिंदु है प्यारे बच्चों इसमें, सोच विचार के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सोच विचार के लिए। देख लेते हैं क्या इसके तहत क्या कहता है लेखक। लेख को एक बार पुनः पढ़िए। बिल्कुल, ये रिसर्च बेस्ड लेख है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, इस पर भाषण आपको देना चाहिए अपनी स्कूल असेंबली में, और निम्नलिखित विषयों का पता लगा करके अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसमें क्या प्रश्न क्या है भाई? पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो धरती को पाठ में एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हम अपनी छोटी सी गुल्लक में पैसे जमा करके रखते हैं, वैसे ही धरती की मिट्टी और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है, जल संसाधन है, उसमें जो वर्षा का जो जल है उसको हम संग्रहित कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है जी। तालाब हैं, झीलें हैं, अन्य जो जितने भी कुएं हैं, जल रिसोर्सेज हैं, वो एक गुल्लक का काम करते हैं। आजकल तो जो समझदार और पढ़े लिखे किसान हैं वो भी इस काम को कर रहे हैं, अपने खेत में एक बड़ा भारी सा कुआं बना रहे हैं, ताकि जो हमारा जो पानी है वर्षा के समय में, जो अधिक पानी है वो उस कुएं के अंदर चला जाता है और हमारे ट्यूबवेल के लिए जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है, और पूरे साल भर हम जो है उससे अपने दूसरे मौसम में, सूखे के मौसम में अपनी फसल की सिंचाई करते रहते हैं। तो धीरे धीरे पानी जो है वो जमीन के अंदर जमा हो जाता है, हमारे तालाबों झीलों के द्वारा में इकट्ठा हो जाता है, और फिर उनसे रिस रिस कर छन छन कर वो जमीन के अंदर जाता रहता है, और हमारा जो भूजल भंडारण है वो समृद्ध होता है, जिससे हम पूरे वर्ष भर उसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार की व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। अगला बिंदु है प्यारे बच्चों इसमें क्या है, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? तो ये तो आपको समझा ही होगा, आपने पहले वाली क्लासों में भी इसको पढ़ा होगा, और ज्योग्राफी की क्लास में भी आपके ज्योग्राफी टीचर ने आपको इसको अच्छे से पढ़ाया होगा, वाटर सर्कल को। तो देखिए, जल चक्र की प्रक्रिया सूरज की गर्मी से शुरू होती है, और सूरज की गर्मी जब पड़ती है समुद्र के ऊपर तो समुद्र का जो पानी है वो भाप बन करके उठने लगता है। समुद्र का पानी होता है नमकीन, तो उसमें जो है नमक तो उठता नहीं है, केवल पानी ही वेपोरेट होकर के उठता है, और वो जो पानी है वो भाप बन जाता है, और भाप बन करके उठता है और आसमान में जाकर के, आकाश में जाकर के बादलों का रूप धारण कर लेता है, और वो बादल हवा के साथ पूरी पृथ्वी पर फैल जाते हैं, और फिर जो उनमें पानी की अधिकता हो जाती है तो फिर वो बरसते हैं। समतल क्षेत्रों में वर्षा के रूप में बरसते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं, और फिर वही जल नदियों के द्वारा, झीलों, तालाबों में इकट्ठा होता है, और नदियों के द्वारा बहता हुआ अंत में समुद्र में ही जाकर के मिल जाता है। इस प्रकार से जल की यात्रा समुद्र से शुरू होती है और समुद्र पर जाकर ही समाप्त हो जाती है। इसी को जल चक्र कहते हैं, ठीक है जी। इसको आप एक डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। आगे चलते हैं। गह बिंदु इसमें क्या है, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? आप कल्पना कीजिए क्या होगा। तो बहुत बुरी स्थिति होगी। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, उपग्रह ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है, और वैज्ञानिकों का मानना है, मंगल ग्रह आदि के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर पहले पानी था और वहां पर जो है जीव भी रहते थे, लेकिन वो पानी की वजह से पानी समाप्त हो गया, तो वहां से जीव प्राणी जो है समाप्त हो गए, बिल्कुल खत्म हो गई वहां से सभ्यता, संस्कृति, ऐसा मानना है। कई प्रकार के वैज्ञानिक इस प्रकार की थ्योरी देते हैं। तो देखिए, यदि सारी नदियां, झीलें, तालाब हमारी धरती के सूख जाएं और इतना बुरा समय आ जाए, जल का संचय और भूजल जो है असंभव हो जाए,
तो इससे पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, दूसरे उपयोगों के लिए पानी, वो कहां से हम लेकर के आएंगे? अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, खेती प्रभावित हो जाएगी, पूरा जनजीवन नष्ट हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। इसके साथ साथ पूरा पर्यावरण का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, असंतुलित हो जाएगा हमारा पूरा पूरा का पूरा पर्यावरण, और पूरा हमारी जो पृथ्वी का जीवन है वो ही समाप्त हो जाएगा, खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार का एक बुरा सपना जो है वो भी हो सकता है अगर हम सावधान नहीं रहे तो। अगला बिंदु इसमें, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया? प्यारे बच्चों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जब मैंने इस लेसन को डिस्क्राइब किया, इसकी व्याख्या की, तो मैंने आपको समझाया था कि आने वाला विश्व युद्ध जो है, आने वाली विश्व युद्ध जो है वो पानी के ऊपर हो सकता है। पानी एक बड़ी समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि संसार के अंदर युद्ध छिड़े हुए हैं तेल के ऊपर, लेकिन जब तेल की भी एक सीमा है, धीरे धीरे हम उसको रोज जला रहे हैं, नया तेल तो बन नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो तेल समाप्त हो जाएगा। आने वाले हो सकता है 100 सालों में, 500 सालों में, 1000 सालों में समाप्त हो जाएगा, और फिर समस्या उत्पन्न होगी। अभी भी समस्या उत्पन्न हो रही है, पानी की समस्या। तो पानी की एक बहुत भारी समस्या है, अरब कंट्रीज में बड़ी भारी समस्या जो है हो रही है, विकट समस्या है उन लोगों के सामने। वो विज्ञान का सहारा ले रहे हैं अपनी पानी की समस्या का समाधान करने के लिए। तो पानी जो है, पानी के ऊपर मान लीजिए आप बहुत प्यासे हैं, बहुत अधिक प्यासे हैं, और पानी नहीं है, और आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, और आपको कोई कहता है कि भाई मैं ये 1 लीटर की पानी की बोतल जिसकी कीमत 20 रुपए है, मैं तो 1000 रुपए में दूंगा। तो आप उसको प्यारे बच्चों 1000 रुपए भी दे दोगे कि भाई ये पानी मुझे दे दे बस 1000 रुपए में। तो वो जो पानी है, इससे प्रूव हो गया कि वो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। तो पैसे जो है, पैसे तो हम कमा सकते हैं, लेकिन पैसों से हम कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन भाई बिना पानी के मनुष्य का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, पेड़ पौधे, संपूर्ण जीवन, ये कहां से मतलब जीवित रह पाएगा? ये तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। पैसे हम खा नहीं सकते, पैसों को हम पी नहीं सकते, सोना चांदी हम खा नहीं सकते, सोने चांदी से हमारी प्यास भूख नहीं बुझ सकती, ठीक है ना, सोने चांदी से हम सांस नहीं ले सकते। इसलिए लेखक ने पानी के जो महत्व है उसको दर्शाने के लिए धन से अधिक मूल्यवान उसको बताया, और है भी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है प्यारे बच्चों इसमें शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होता है? मैंने एक दिन पहले भी बताया था। शीर्षक का मतलब होता है जो कोई भी लेख हम लिखते हैं, उस पाठ का जो शीर्षक है, उसका जो नाम हम रखते हैं उसको शीर्षक कहते हैं। तो पानी रे पानी, ये शीर्षक इस पाठ का दिया गया है। पाठ का ये नाम क्यों दिया गया है, अपने सहपाठियों के साथ आपको चर्चा करनी है, अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, आपको बार बार चर्चा के लिए कहा जा रहा है, और कई स्कूलों में इसको जो है, जो स्तरीय विद्यालय हैं उसमें इस बात को, इस रूल को अच्छी प्रकार से अपनाया जाता है कि एक ग्रुप बनाया जाता है बच्चों का, और बच्चों को टॉपिक दिए जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। लेकिन कई स्कूल और कई टीचर इस प्रकार की व्यवस्था अपनी क्लास में नहीं बना पाते हैं, और बच्चों को जो है वो जो डिस्कशन स्किल है, ठीक है ना, वो आपस में एक विषय को लेकर के चर्चा करने का जो कौशल है वो बच्चों में जो है डेवलप नहीं हो पाता। और जो बच्चा आजकल क्या हो रहा है, एसएससी वगैरह का जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां ग्रुप डिस्कशन एक टॉपिक है, आपको बिठाया जाएगा बच्चों के बीच में, और आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा, और यदि आप उस ग्रुप में बैठ करके उस दिए गए निश्चित विषय पर चर्चा नहीं कर पाए, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए जो है ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, करना चाहिए। ठीक है जी, इसलिए बार बार यहां पर कहा गया है, नई पुस्तक में एनसीईआरटी ने एक रूल बनाया है कि सहपाठी आपस में बैठ करके चर्चा करें। तो यहां पर पाठ का नाम दिया गया पानी रे पानी। ये क्यों इसका नाम दिया गया भाई? प्यारे बच्चों, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह पाठ जल के महत्व को समझाता है, उसके अभाव और संरक्षण के विषय पर यह केंद्रित है। पाठ ने, लेखक ने यह बताया है कि कैसे हम वर्षा के जल को सहेजने में असफल हो रहे हैं, जिसके कारण आज जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और यह शीर्षक पाठ में भावनात्मक अपील पैदा करता है और पाठकों का ध्यान पानी की तरफ आकर्षित करता है। पानी रे पानी एक पुकार की तरह है जो ये बताती है कि आज हम सब पानी के लिए तरस रहे हैं। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं?
किस प्रकार की व्यवस्था छोड़ करके जाने वाले हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, आगे चलते। ख बिंदु, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे और इसका कारण बताइए। तो आपको अगर इस पाठ का शीर्षक रखना पड़े तो क्या नाम दोगे भाई? देखिए, मैं इस पाठ का नाम देना चाहूंगा जल बचाओ जीवन बचाओ। कारण क्या है? तो कारण यह है कि शीर्षक जो है पाठ के मुख्य संदेश को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि पानी बचाना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन के अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए यदि हम पानी को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में जीवन हमारा संकट में पड़ जाएगा। तो यह जो शीर्षक है, यह पाठ की चिंता और समाधान दोनों का एक ही वाक्य में समेट देता है, जिससे पाठक के मन में पानी के संरक्षण की आवश्यकता गहराई से बैठ जाती है, उसकी समझ गहराई से बैठ जाती है। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में क्या है? अगली कड़ी में है शब्दों की बात। अब थोड़ा सा इस पाठ की जो व्याकरणिक विषय हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो बात पर बल देना, तो बात पर बल देना, तो आपने जब शब्दों के बारे में पढ़ा होगा तो शब्दों का एक प्रकार होता है निपात। निपात वो शब्द होते हैं, वो अव्यय होते हैं जो किसी वाक्य में जब प्रयोग किए जाते हैं तो वो उस बात पर विशेष जोर डालने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। अब मुझे यहां पर नजर आ रहा है निपात भी, तो हमारी यह धरती, अब बिना निपात के हम इस वाक्य को लिखते हैं, हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। तो जो दूसरे वाला वाक्य है उसमें वो दम नहीं है। ठीक है जी, तो अब वो खुद ही संकेत देकर के बता रहे हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, तो उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया, पहचान करके बताइए। तो बता देते, देखिए दूसरे वाक्य में जो शब्द हटाया गया है वह है भी। पहला वाक्य इस प्रकार से है, यानी कि भी के साथ है कि हमारी यह धरती भी इसी तरह की गुल्लक है। दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य बिना भी के प्रयोग किया गया है, तो साधारण सा नजर आ रहा है। अब इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, पहले वाक्य में भी शब्द यह बताता है कि पहले किसी अन्य वस्तु या उदाहरण को गुल्लक कहा गया है और अब धरती की तुलना भी उसी से की जा रही है। यह तुलना को स्पष्ट बनाता है और आपकी बात को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करता है। जबकि दूसरे वाक्य में भी शब्द का प्रयोग है नहीं, तो भी शब्द नहीं होने से तुलना का जो भाव है, जो आप कहना चाह रहे हो, उसका जो भाव है, उसका जो प्रभाव है, वो कमजोर हो जाता है और बात पर कोई विशेष बल नहीं होता। इसलिए भी शब्द की उपस्थिति से वाक्य में अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है, अधिक गहराई उत्पन्न होती है, इसलिए तो इनको निपात कहते हैं। ख बिंदु इसमें क्या है? पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों को, जो है शब्दों वाले जो वाक्य हैं, उनको चुन करके लिखिए। तो ठीक है, लिख देते हैं, छांट करके लिख देते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य हमने नीचे दिए हैं, जैसे दूसरा देख लीजिए, लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। तो यहां पर लो शब्द, जो लो शब्द है वो यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? वो लो शब्द दृश्य को सजीव बना देता है, विशेष प्रभावशाली बना देता है, इसलिए वो यहां निपात का काम कर रहा है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, पानी आता भी है तो वे बेवक्त। अब भी शब्द यहां निपात का काम कर रहा है। ठीक है ना जी? हाँ, अगला देख लीजिए, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्कर को भूल जाएं। तो चलो यहां पर निपात का काम कर रहा है। ठीक है ना? वो लेखक की जो है, पाठकों को लेखक की सोच में शामिल कर रहा है। ठीक है, चौथा हम देख लेते हैं, यह तो यहां पर जो है वो निपात का काम कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा बात हो गई। ठीक है, अब पांचवा वाक्य देख लीजिए, लेकिन एक ऐसा भी, फिर से भी आ गया है, समय आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का बात तो भूल गए। तो भी शब्द जो है यहाँ स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, इसलिए ये सारे के सारे शब्द प्यारे बच्चों क्या है? निपात का काम।
आगे चलते हैं भाई, समानार्थी शब्द, यह भी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु है। समानार्थी शब्द कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान है अर्थ जिनके, ठीक है जी। हाँ, तो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किए गए हैं कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द, उनके स्थान पर समान अर्थ देने वाले शब्दों का आपको उपयोग करके दोबारा से इनको रीराइट करना है। और इस कार्य के लिए आप जो है वो चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे पहला वाक्य इसमें देख लीजिए, जैसे सूरज, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो सूरज को हटा दो, सूरज के जो जितने भी पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सूर्य है, भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है। तो कोई भी शब्द यहां पर लिख करके आप वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ख देख लीजिए, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। तो भाप, तो भाप शब्द को अंडरलाइन किया गया, तो भाप के पर्यायवाची क्या है, भाप का पर्यायवाची है समानार्थी शब्द वाष्प। तो वाष्प यहां पर आप लिख करके इस वाक्य को जो है पुनः लिख दीजिए। गए वाक्य देख लीजिए, अचानक बादल गरजने लगा। बादल, तो बादल के बहुत सारे जो पर्यायवाची हैं आपको याद होने चाहिए, याद कर लीजिए। कम से कम इन 4 शब्दों के पर्यायवाची तो आपको याद कर ही लेने चाहिए, क्योंकि ये तो आपके परीक्षा में आने ही वाले हैं, ठीक है ना जी। हाँ, तो क्या है भाई, तो मेघ है, जलद है, वारिद है, नीरद है, कोई भी जो एक पर्यायवाची है वो लिख करके आप वाक्य को पूरा कर दें। गह देख लीजिए, जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हवा, तो हवा के बहुत सारे जो है पर्यायवाची हो सकते हैं, आपको याद ही होंगे, जैसे पवन है, वायु है, समीर है। तो आप कोई भी पर्यायवाची यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब है अगला इसमें उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता ही है, 2 बिंदी सी लगा करके जो है उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना जी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाती। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जिसको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित शब्द ने ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान कर दिया है। बिल्कुल आपको पता है जी। उपसर्ग क्या होते हैं भाई, उपसर्ग होता है जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है जी। तो अर्थ बदल देते हैं भाई, बिल्कुल। जैसे मूल शब्द यहां पर है काल, और काल से पहले शब्द जुड़ गया, सॉरी शब्द नहीं, शब्दांश जुड़ गया उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं, ठीक है। तो वो ए जुड़ गया, तो ए ने जुड़ करके उसका अर्थ बदल दिया, नकारात्मक अर्थ प्रदान कर दिया। काल का अर्थ था समय या मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ हो गया कुसमय या सूखा। हमने उससे एक भावार्थ यहां पर ले लिया, सूखा, ठीक है। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, या कोई उसकी विशेषता उसमें उत्पन्न कर देते हैं, और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। ये आपने पढ़ा ही होगा, व्याकरण में नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। इस तरह के शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जितने भी उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं, ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, ठीक है। एक शब्द का पार्ट होते हैं, नॉट अ कंप्लीट वर्ड, ठीक है जी। हाँ, ये पार्ट ऑफ द वर्ड होते हैं। आगे चलते हुए भाई, अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कर देते हैं भाई वाक्यों में प्रयोग, ठीक है जी। तो यहां पर एक डायग्राम टाइप में जो है दे रखा है, और वो जो डायग्राम है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, प्र के साथ देश जोड़ दो तो प्रदेश बन जाएगा, वी के साथ देश, देखो शब्द एक ही है, अब उपसर्ग जो है वो जोड़े जा रहे हैं अलग अलग, और उनका अर्थ बदल रहा है, ठीक है ना जी। देश के साथ पर जोड़ दो तो परदेश बन जाएगा, देश के साथ स्व जोड़ दो तो स्वदेश बन जाएगा। ऐसे ही पात्र के साथ सु जोड़ दोगे तो सुपात्र बन जाएगा, पात्र के साथ अ जोड़ दोगे तो अपात्र बन जाएगा, ज्ञान के साथ अ जोड़ दोगे तो अज्ञान बन जाएगा, और ज्ञान के साथ वी जोड़ दोगे तो विज्ञान बन जाएगा। क्यों जी, तो एक छोटे से शब्दांश ने मूल शब्द के अर्थ को कैसे बदल दिया, देख लीजिए आप। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ से आगे। अब पाठ में से तो ये सब कुछ आ गया, लेकिन इस पाठ को पढ़ करके आपकी समझ कितने विकसित हुई, आपने इस पाठ को पढ़ करके कितना कुछ समझा, वो देख लेते हैं। आपकी बात, अब आपकी बात करेंगे।
ठीक है, आपके डेवलपमेंट की बात करेंगे, आपके बौद्धिक और मानसिक और आत्मिक विकास की बात करेंगे, आपके व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे, आपके चारित्रिक विकास की बात करेंगे कि इस पाठ ने आपके जीवन में किन वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, उसकी बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज केवल मात्र पढ़ करके, जो सिलेबस में जो भी पाठ लेसन जो कुछ भी दे रखा है, वो पढ़ करके परीक्षा में नंबर लेने मात्र से ही उसका समाधान नहीं हो जाता। ठीक है, हाँ, उसने उतने से काम नहीं बनता, बल्कि उसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो वही उसी की चर्चा यहां कर रहे हैं। धरती की गुल्लक में जल राशि, जल राशि का मतलब होता है जल की एक बहुत बड़ी राशि की कमी न हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, आप क्या क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं कि धरती के अंदर जो हमारा भूजल भंडारण है वो व्यवस्थित रहे और मेंटेन रहे, बना रहे। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। अब देखिए फिर से डिस्कस आ गया साथियों के साथ, फिर से ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है लेखक। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने आपके लिए ये डाला है आपकी बुक में, तो इसको बहुत जोरों शोरों से उठाइए इस बात को और चर्चा कीजिए। ठीक है जी, इसमें पहला बिंदु क्या है भाई, जल वर्षा जल संचयन करना, तो हम वर्षा के जल का संचयन कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु आप इसमें क्या बना सकते हैं, तालाबों, झीलों, कुओं की सफाई करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। कोई उनमें पॉल्यूशन फैला रहा है, कोई उनको गंदा कर रहा है, तो आप उनको रोकेंगे, उनको समझाएंगे। अपने दूसरे अड़ोस पड़ोस में अपने और जो अपने संगी साथी हैं उनको समझाएंगे जो इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। घरों में पानी की बर्बादी को रोकेंगे, घर में कोई लोग पानी की बर्बादी कर रहा है, वाटर को वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको रोकेंगे। ठीक है, बार बार उसको प्यार से समझाएंगे, भले ही कितनी बार आप उसको रोकना पड़े, टोकना पड़े। ठीक है, टपकते हुए नल, अगर आपके पानी नलों से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो आप जो है अपने टैप्स को, अपने नलों को जो है ठीक करवाएंगे। पौधों को सुबह शाम पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पौधों को पानी नहीं दिया तो वे सूख जाएंगे। ठीक है ना जी, ड्रिप इरिगेशन, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च बेस्ड है ये, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। बूंद बूंद करके सिंचाई करना। ठीक है जी, तो ऐसी जो टेक्निक्स हैं आप उनको अपनाएंगे। बाढ़ के पानी को तालाबों में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ का पानी या वर्षा का पानी जो है वेस्ट ना हो, इसकी व्यवस्था आप अपने घर में करेंगे, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे इसके लिए। सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक पैलेसेस पर लोगों को पानी के महत्व को समझाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, नुक्कड़ नाटक आदि का जो है आयोजन करेंगे। गांव में चौराहों पर जाकर के लोगों को पानी की जो महत्व है, इंपोर्टेंस है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ख बिंदु क्या है इसमें प्यारे बच्चों, तो वो भी पढ़ लेते हैं। ख बिंदु है इसमें, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र का चित्र को माध्यम से उसको प्रस्तुत करें। ये तो आप कर ही देंगे। ठीक है, A4 साइज शीट पर आप जो है क्या करेंगे, एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे। चित्र तो देखो आपको ही बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है एक जो वाटर सर्कल है उसका आप जो है बनाएं, और इसके लिए आप अपनी ज्योग्राफी का जो टीचर है, एसएस का जो टीचर है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। ज्योग्राफी लैब में जाकर के जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर उसकी व्याख्या करनी है आपको। नदी किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, वो आप उसके नीचे उसकी पूरी जो प्रक्रिया उसको समझा देंगे कि वे एक नदी पहाड़ से बह करके नीचे उतरती है, अपने साथ बहुत सा पानी लाती है, फिर कहीं समुद्र में जा मिलती है, कुछ दिन वहां रह करके समुद्र का पानी भाप बन करके फिर से उड़ जाता है, और फिर बादल बनकर धरती पर गिरता है, और इस तरह से जल चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप उसकी व्याख्या कर देंगे। गय बिंदु क्या है इसमें, गय बिंदु है अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत करना। अब आपने जो जल चक्र बनाया है उसका विवरण, ठीक है जी, उसका विवरण का मतलब क्या है कि आपको उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है जी, कम से कम 50 से 80 शब्दों में आप लिखिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया है, और आपकी हेल्प के लिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका वैसे भी मैं बता देता हूं, जिसका नाम है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल .blogspot.com। वहां पर जाएंगे, उसको टैप करेंगे, क्रोम में खुल जाएगा, सारे रिटर्न नोट्स आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, वहां से आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अगला इसमें बिंदु है प्यारे बच्चों, सृजन। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, कि आप क्या बनाओगे। आपने पाठ को पढ़ा तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो। तो कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया,
आपको विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, कम्युनिटी का एक नल है जहां से कोई भी पानी भर सकता है। आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंच जाइए और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाएंगे, क्योंकि किसी के भी घर में पानी नहीं आया, वहां लंबी लाइन लग गई है, भीड़ लग गई है, आप जो है सभी को जल्दी है। आप दोनों ही मान लीजिए दो हो गए हैं, तो आप अपनी अपनी बाल्टी को पहले भरना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपस में जो है वाद विवाद हो सकता है, तो तुम्हें में हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये ध्यान में रखते हुए 5 संदेश यानी कि स्लोगन, तो स्लोगन राइटिंग आपके राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, जो कि 5 नंबर का आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो A4 साइज शीट पर आप स्लोगन लिखें, तो वहां से आप स्लोगन बनाएं। ये सिचुएशन यहां पर दे दी है, तो स्लोगन लिख सकते हैं, पानी लो बारी बारी मत करो तकरार हमारी तुम्हारी, इस प्रकार से आप स्लोगन एक लिख सकते हैं। दूसरा स्लोगन जैसे मैंने यहां दिया है, थोड़ा सब्र थोड़ा साथ मिलजुल कर हो आपस में बात, ठीक है जी। तीसरा स्लोगन आप लिख सकते हैं, पानी भरना काम है रोज का, लेकिन झगड़ा क्यों हो रहा हर रोज का है। और भी स्लोगन आप लिख सकते हैं, थोड़ा धैर्य थोड़ा प्यार यही है पड़ोसी व्यवहार। और 5वां स्लोगन लिख सकते हैं, झगड़ा नहीं प्यार दिखाओ, पहले तुम फिर मैं यही समझदारी अपनाओ। तो इस प्रकार के स्लोगन आप लिख सकते हैं और A4 साइज शीट पर लिख करके अपनी क्लास में उनको शो ऑफ कर सकते हैं। अपने क्लास में जो है आपका जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पर भी आप इनको सजा सकते हैं। ख बिंदु क्या है प्यारे बच्चों इसमें? ख बिंदु है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा गांव या शहर या घर। तो इस वाक्य को पढ़ करके आपके सामने एक चित्र उभर जाता है। उस चित्र को आपको बनाना है A4 साइज शीट पर और उसको भी जो है आपको दर्शाना है। और ये आपकी हो गई एक गतिविधि, एक एक्टिविटी, ठीक है जी। हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है जी। तो आप एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको बना सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है। अगला बिंदु इसमें क्या है प्यारे बच्चों? अगला है पानी रे पानी। तो पानी रे पानी क्या है भाई? पानी रे पानी दरअसल क्या है कि हम नीचे हम सबकी दिनचर्या, दिनचर्या कहते हैं हमारा टाइम टेबल से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों के चित्र हैं। अब आपकी जो है बुक खोल लीजिए, बुक में कुछ चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों पर बातचीत करनी है। अब देखिए ये भी आपकी एक रिटर्न जो स्किल है, लेखन कौशल है, उससे संबंधित टॉपिक है ये, जिसको कहते हैं संवाद लेखन। तो इन चित्रों के ऊपर आपको बातचीत करनी है, संवाद करना है। धरती पर पानी के संकट को कम करने में ये बहुत आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा, ठीक है, सहायक होगा। इन चित्रों पर भी आप बात करें, ग्रुप में बात करें, ग्रुप डिस्कशन करें और गुल्लक को जल्दी जल्दी हम खाली कर रहे हैं, इस पर भी अपनी जो है चर्चा करें, ठीक है जी। तो यहां पर हम आपको बता देते हैं पहला चित्र, पहले चित्र पर किस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। ये चित्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो पानी की बचत में सहायक चित्र, पहला चित्र देख लेते हैं। पहला चित्र जो है, जैसे एक लड़की जो है वो अपने पौधों को सिंचाई कर रही है, एक खास प्रकार के बर्तन से सिंचाई कर रही है एक औरत। तो एक महिला, इस पर आप क्या चर्चा करेंगे, इसके नीचे वाक्य लिख दीजिए। एक महिला पौधों को छेद वाले बर्तन से पानी दे रही है, यह सीमित रूप से पानी के उपयोग का सही तरीका है। तो ये बात आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा चित्र क्या है? तो दूसरा चित्र है यहां पर एक वाटर प्यूरिफायर का। तो वाटर प्यूरिफायर से पानी जो है भर करके रखा गया है, यह साफ पानी के संग्रह को बताता है कि जो साफ पानी है, पेयजल है, उसको किस प्रकार से हम संग्रहित करें। अब दो बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो दो बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं, वहां पर आप उसके नीचे लिख देंगे कि दो बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं। पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे वो जलवायु और भूजल संरक्षण में हमारी सहायता करते हैं। अगला इसमें जो है कुछ खुदाई कर रहे हैं लोग, तो लोग जो हैं वो जल संग्रहण के लिए तालाब या कुआं खोद रहे हैं। यह जल संकट से निपटने का एक सामूहिक प्रयास है। इस प्रकार से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। पानी की गुल्लक को जल्दी खाली करने वाले चित्र, ठीक है, वो भी अब यहां दिखाए गए कि जैसे एक बच्चा है फटाफट से नहा रहा है, जल्दी जल्दी है, बच्चा नहाते वक्त बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर रहा है, उसके नीचे लिख दो, ठीक है। एक बच्चा दूसरा ब्रश कर रहा है, लेकिन ब्रश कर रहा है, लेकिन करते करते उसने जो जल का नल है उसको चला रखा है, पानी जो है बह रहा है। तीसरा जो है चित्र फिर दे रखा है यहां पर कि पानी भरने के लिए मोटर चल रही है, मोटर तो चल रही है, ठीक है, लेकिन पानी व्यर्थ जा रहा है।
है कि नहीं। और चौथा चित्र देख लीजिए, एक स्कूटर धो रहा है कोई व्यक्ति, कोई महिला, वो स्कूटर धोते समय पानी के जो है कितने प्रेशर से पानी को बर्बाद कर रहा है, ये देख लीजिए। और अब पांचवा चित्र क्या है कि हमारा क्लासरूम खाली पड़ा हुआ है, हम जो है स्पोर्ट्स पीरियड में चले गए हैं, लेकिन हमने मॉनिटर ने जो है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, और हमारा जो कमरा है, क्लासरूम है, उसके चारों पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं और बल्ब भी जल रहा है, तो कितनी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। सबका पानी, देखिए पानी पर सबका अधिकार है, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी चाहिए, मिलना चाहिए। हर इस विषय पर एक परिचर्चा, यानी कि एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा का मतलब होता है फिर से ग्रुप डिस्कशन आ गया, उसमें एक वाद विवाद जो है प्रतियोगिता बना सकते हैं आप, उसका जो आयोजन कर सकते हैं अपनी स्कूल असेंबली में या अपनी क्लास असेंबली में भी आप जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत ही गजब का विषय है और आपको करनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, इसकी जो है एक रिपोर्ट है वो हमने यहाँ पर तैयार कर दी है। रिपोर्ट आपको जो है तैयार करके हमने दे दी है, आप उसको देख लीजिए किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट लेखन भी एक लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का पार्ट है। रिपोर्ट लेखन भी 5 नंबर का आता है, बोर्ड की परीक्षा में भी आता है, तो इसकी अच्छे से परीक्षा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो रिपोर्ट लेखन में सबसे पहले विषय देना पड़ता है भाई आपको। तो विषय क्या है इसका? सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, तो ये आपका विषय हो गया। फिर इसमें स्थान देना पड़ता है, तो स्थान कहां पर है? विद्यालय का सभागार, ठीक है जी। तिथि आप बता सकते हैं आगे, फिर तीसरे नंबर पर तिथि लिखें, दिनांक लिखें, आयोजन लिखें, विज्ञान एवं पर्यावरण क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। फिर इसके बारे में आप नीचे लिख दें रिपोर्ट कि विद्यालय में सबका पानी विषय पर एक परिचर्चा का जो है आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भाग लिया। और परिचर्चा का उद्देश्य यह समझना था कि किस प्रकार जल संसाधनों का सही उपयोग किया जाए ताकि सभी को आवश्यकता के अनुसार पानी मिल सके। अब परिचर्चा के मुख्य बिंदु हैं, उनको जो है आप यहां पर लिख देंगे। परिचर्चा के मुख्य बिंदु कौन कौन से रहे? पानी का समान वितरण, जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल का पुनः उपयोग, पानी की बर्बादी पर रोक लगाना, सामूहिक जो है जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, एक आदमी की तो जिम्मेदारी है नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। फिर इसका आप कंक्लूजन निकाल दें, निष्कर्ष की परिचर्चा में विद्यार्थियों ने जल की महत्ता को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वे स्वयं पानी की बचत करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे। कार्यक्रम का समापन विद्यालय प्राचार्य के प्रेरणादायक भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने जल को राष्ट्रीय धरोहर बताते हुए उसके संरक्षण का आह्वान किया। इस प्रकार से आप रिपोर्ट लिख लें तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों, कोई रोकने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, तो अगला बिंदु इसमें क्या है भाई? अगला बिंदु है दैनिक कार्यों में पानी। तो किस प्रकार के हम डेली यूजेस में हमारा पानी आता है देख ले। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है, ये समझने की कोशिश की है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? तो इसका पूरा डायग्राम यहां पर दे रखा है। तो अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी हुई एक डायग्राम बनाना है, एक तालिका बनानी है, और इस तालिका के आधार पर आपको पता लगाना है कि घर के कामों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा बाल्टी, घड़े या अन्य किसी बर्तन को आप मापक के रूप में बना सकते हैं कि कितना पानी या कितने पानी बाल्टी के या कितने घड़े या दूसरा कोई मापक आप बना सकते हैं। आपके माँ पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं उनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक तालिका आप लोगों के लिए बना दी, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, घर में पानी के उपयोग की तालिका एक दिन की मैंने यहां पर बना करके दी है औसतन। तो इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लें, पहले कार्य, फिर पानी की मात्रा, बाल्टी या घड़ा, प्रयोग की आवृत्ति और कुल पानी प्रतिदिन के हिसाब से। तो पहले नाना ले लीजिए, तो 2 बाल्टी जो है प्रति व्यक्ति आदमी यदि प्रयोग करता है, तो घर में 4 आदमी हैं तो एक बार में कितने बाल्टी प्रयोग हो गए? तो 8 बाल्टी पानी लग गया। कपड़े धोने में मान लीजिए प्रतिदिन 4 बाल्टी हम खर्च करते हैं, तो एक बार में कितना पानी खर्च हुआ? 4 बाल्टी। बर्तन धोने में 3 बाल्टी, तो दिन में 3 बार हम बर्तन धोते हैं तो 9 बाल्टी हो गया। खाना पकाने में और पीने के लिए 2 घड़ा पानी, ठीक है, तो 2 बार में घड़ा हम भरते हैं तो 6 घड़े पानी के हो गए। ठीक है, अब इस प्रकार से शौचालय के लिए उपयोग,
पौधों के लिए उपयोग, फर्श या घर साफ करने के लिए उपयोग। तो सारा कंक्लूजन यहाँ अगर अनुमानित रूप से आप देखेंगे, इस तालिका को मैंने जो है सिस्टमैटिक ढंग से बना करके आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत की है। तो अनुमानित पानी खर्च होता है लगभग 33 बाल्टी, यानी कि प्लस में 6 घड़े। और यदि एक घड़ा 1 बाल्टी मान ले तो 39 बाल्टी, यानी कि 39 बाल्टी हम रोजाना खर्च करते हैं। तो घर में पानी बचाने के क्या उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं? बर्तन और कपड़े धोते समय नल को जरूरत के अनुसार खोलना, वर्षा जल के संग्रह को करना, पौधों के में जो है उसको, जो हम आजकल आरओ का भी यूज करते हैं, तो आरओ में जो वेस्टेज पानी निकलता है उसको हम पौधों में प्रयोग कर सकते हैं, उससे हम फर्श धो सकते हैं। ठीक है, नहाने के लिए 2 की बजाय 1 बाल्टी से हम नहा सकते हैं, लीक होने वाले नलों को हम रोक सकते हैं। तो ये सारी बातें आप जो है पॉइंट बना करके दे सकते हैं। क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों, बताइए। हाँ, तो हाँ, मेरे घर में आवश्यकता के अनुसार मुझे पानी उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से जल आपूर्ति होती है, पानी रोज आता है, पानी स्टोर करने के लिए टंकी, ड्राम जो है वो हमने व्यवस्था कर रखी है, भर लेते हैं। और हम वर्षा के जल का भी संग्रहण करते हैं घर में, उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। नहीं, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जल के जो संसाधन है वो सीमित है, गर्मियों में जल संकट बढ़ जाता है और नल समय पर आता नहीं है, और हमारी भी भारी कमियां हैं, हम भी पानी को वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, गै पार्ट इसमें है, आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में, बर्तनों में किया जाता है, बता दीजिए। छत पर बड़ी सी आपने 1000 लीटर की या कितने की जो है टंकी लगा रखी है, बाथरूम में भी टंकियां रखी हुई हैं, रसोई में जो है स्टील, प्लास्टिक की वगैरह के घड़े रखे हुए हैं, वर्षा जल के लिए हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखे हैं, आरओ के जल को भी बाल्टियों में भरते हैं। आजकल तो एसी से निकलने वाला जो पानी है उसको भी इकट्ठा किया जाता है, वो भी बहुत कीमती पानी है। एसी से जो पानी टपकता रहता है, उसमें पाइप लगा करके उसके नीचे एक बाल्टी लगा दीजिए, वो पानी से आप पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जन सुविधा के रूप में जल, तो नीचे एक चित्र दे रखा है भाई, जन सुविधाएं क्या होती हैं? जो लोगों के लिए सामाजिक रूप से सबके लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों के साथ डिस्कस करें। ठीक है जी, जो डिस्कस के जो बिंदु हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। जल संकट की गंभीरता, जल संकट कितना गंभीर है? तो कई स्थानों पर पानी की बड़ी भारी कमी है, जिससे लोग लंबी लंबी लाइनें लगा करके, खड़े होकर के पानी भरने को मजबूर होते हैं। चित्रों में देखा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में टैंकरों या ट्रेनों से भी पानी पहुंचाया जाता है, जो कि एक आपातकालीन जल आपूर्ति की स्थिति को बताता है। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाया था, दिल्ली में तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो हम हर साल देखते हैं। जल की असमान उपलब्धता, बिल्कुल सही बात है। किसी किसी को तो जो है बहुत ज्यादा पानी मिलता है, सेक्टरों में बहुत ज्यादा पानी आता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। लोग जो है खाली प्लॉटों के अंदर खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, और जो कॉलोनीज है उनमें पानी पहुंच नहीं पाता, वहां के लोग बेचारे पानियों के लिए तरस रहे हैं। तो असमान उपलब्धता है, ठीक है ना जी। हाँ, तो इस प्रकार के यहाँ पॉइंट बना करके मैंने दे रखे हैं। तो सरकारी प्रयास इसमें क्या हो सकते हैं वो भी देख लीजिए, यहाँ पर हमने उन पर भी चर्चा कर दी है कि जल जो है ट्रेन से, टैंकर से सुविधाएं जो है दी जाती हैं, और जल की आपूर्ति को विशेष रूप से जो है क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। जल संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमने यहाँ पर लिख करके आपको दे दी है, आप इसको देख लीजिए। इन चित्रों के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से समझा गया कि भारत के कई हिस्सों में जल संकट एक गंभीर समस्या है। कहीं लोग टैंकरों से पानी भरने को मजबूर हैं, मोल खरीद करके घर के टैंकर भरते हैं। राजस्थान में तो बाड़मेर के क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, कहीं वहां पर जो महिलाएं हैं, कई कई 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से जो है सिरों पर ढोकर के पानी लाती हैं। उनके जीवन का 50 से 60% हिस्सा जो है वो पानी ढोने में गुजर जाता है। जल के अनुपलब्धता के कारण सरकार को टैंकर और रेलगाड़ियों के माध्यम से जलों की पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। कुछ लोग अब भी तालाब, नदी या पोखरों से पानी भरते हैं, जो स्वच्छता की दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक है, बहुत गंदा पानी पीते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि जल की उपलब्धता असमान है और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें जल संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास करने चाहिए। ये एक आदमी का काम नहीं है, एक राज्य की सरकार का काम नहीं है। जैसे वर्षा जलों का संचयन करना, पानी की रिसाइकलिंग करना, जल की बचत आदि बहुत सारे जो है तरीके हो सकते हैं, और इस प्रकार से हम इसकी जो समस्या है उसको हल कर सकते हैं। बिन पानी सब सून,
बिल्कुल सही बात है। बिना पानी के तो सारा जीवन ही सूना हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, पाठ में भूजल स्तर के जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसके कम होने के कई सारे कारण बताए गए हैं। जैसे तालाबों में कचरा फेंक करके उनको भर देना। भूजल स्तर कम होने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाना है, कक्षा में उनको प्रस्तुत करना है, आपस में डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए वो कारण बता दिए हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से हो सकते हैं भाई? अत्यधिक बोरवेलों का उपयोग, जो ट्यूबवेल हैं, बोरवेल हैं, वो बहुत गहराई में, आजकल तो हजार-हजार फुट के गहराई में जाकर के जो है ट्यूबवेल लगा रहे हैं लोग, 6-6 इंच पानी निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से और पानी का दोहन कर रहे हैं, भूजल का दोहन कर रहे हैं। और वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बड़ी भयावह स्थिति हमारे सामने आ सकती है। वर्षा जल का संग्रह करना, वर्षा के जलों को, वर्षा के पानी के संग्रह नहीं कर रहे हैं तो उसको भी करना चाहिए। वनों की कटाई को कम करना, पेड़ अधिक से अधिक लगाना, तालाब, झीलें, कुएं सूखने से बचाना, जल को अनियंत्रित जो दोहन है उसको रोकना चाहिए। खै बिंदु इसमें क्या है? खै बिंदु है भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने 5 कठिनाइयां मुख्य रूप से आपके लिए जो है प्रस्तावित की हैं, आप उनको देख लीजिए। पानी के पीने की कमी, पीने के पानी की कमी, खेती पर प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जल का विवाद, ठीक है, और पानी के जो है मूल्य में वृद्धि, इसके कारण सभी चीजों की मूल्य में वृद्धि हो जाती है। गय बिंदु क्या है? आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये पता लगा करके लिखिए। तो कौन-कौन से जो है कोशिशें की जा रही हैं, उनका पता लगा करके आपको यहाँ लिखना है। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, जैसे वर्षा जल का संचयन करना, सार्वजनिक तालाबों का पुनर्जीवन करना, ठीक है, जल चेतना अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, कैच द रेन अभियान चलाना, यानी कि पानी के जल को, सॉरी, वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखना। जल संग्रहण टंकी, तो जल संग्रहण टंकी क्या होती है भाई? तो इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि वर्षा के जल को एकत्र करना, इकट्ठा करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना, ये पानी की जो है उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। मैंने आपको बताया था, आप अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोद करके उसको पक्का कर सकते हैं और घर के आंगन का पानी और जो आपके घर के छत का पानी है, इस प्रकार से पाइपों के द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि वर्षा का जल उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाए और जब पानी की समस्या आए तो हम उसका उपयोग कर लें। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगला बिंदु है इसमें, यदि वर्षा जल संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक संपादक को पत्र लिखना है। यह विधि जो है वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से रोकती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है, जो मैंने बताया था अंडरग्राउंड जो है वाटर टैंक। इस अब आपको एक संपादक को पत्र लिखना है। ये पत्र लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, ये भी 5 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक संपादक को पत्र लिखना, आपको पता ही है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। यहाँ पर औपचारिक पत्र का एग्जाम्पल दिया गया है। संपादक होता है किसी भी समाचार पत्र का एडिटर, उसको संपादक कहते हैं। तो उसके वर्षा जल जो है उसको संग्रहण के विषय में एक संपादक को पत्र लिखना। तो वो पत्र मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इस पत्र को यहाँ से लिख सकते हैं, वरना आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। आज की पहेली, तो आज की पहेली क्या है? आज के प्राकृतिक स्रोत क्या है पानी के? वर्षा, नदी, झील, तालाब, दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। ठीक है जी, ढूंढ लेंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है भाई? मेह, अंबु, वारी, बारिश, सरोवर, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द माने पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर शब्द हैं ऊपर दे रखे, इनके पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से नोट करके अपनी तालिका को पूरा कर लीजिए खोजबीन के लिए। तो खोजबीन के लिए यहाँ पर एक जो है कविता लिखने को कहा है, मैंने आपके लिए कविता भी लिख करके दी है। आप जो है ब्लॉग पर जाकर के इसको रिसर्च कर सकते हैं झरोखे से। तो झरोखे से के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कहानी यहाँ पर बताई गई है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर जो है सिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको जो है इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपके बड़े ही काम की चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। साजिश समझ, पानी रे पानी और पाल के किनारे रखा इतिहास,
ये 2 एक्टिविटी यहां पर हुई। आपने कौन कौन सी बातें इनमें समान लगी, इस विषय में अपने जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके सामने आप चर्चाएं करें, उनके साथ बैठ करके चर्चाएं करें। ठीक है, तो क्या क्या समानताएं लगी आपको? जल का महत्व आपने समझा, जल संचयन की परंपरा को समझा, सामुदायिक भागीदारी को समझा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान को समझा, जल संरक्षण और प्राकृतिक धरोहर के जो पाठ हैं उनको आपने अच्छे से समझा, और यहां पर जो है विश्व सरैया के बारे में भी आपने जो है पढ़ लेना है, इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस वीडियो ने, इस क्लास के माध्यम से कोई भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड की हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो नई अपलोड हो उसके बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे संबंधित जितनी भी लिखित सामग्री है, रिटर्न नोट्स हैं, उसके लिए आप जो है हमारे ब्लॉग पर जरूर विजिट करें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।